हाँ नमस्कार दोस्तों। तो उसी सीरीज में हम आगे चल रहे हैं। तो हमारा जो टॉपिक था उसमें हम बात कर रहे थे कि मृदाएं। अब मृदा की जो सामान्य विशेषता हैं हमने उनकी बात कर ली थी। तो आज हम बात कर रहे हैं कि मृदा के प्रकार, ठीक है ना। अगर हम स्थान विशेष के आधार पर देखें तो देखिए स्थान के आधार पर जो मृदा के प्रकार हैं, तो स्थान के आधार पर अगर प्रकारों की बात करें तो मृदा के प्रकार जो होंगे आपके वो सामान्यतः दो प्रकार हो रहे हैं। जैसे हमने कहा कि पर स्थाने और दूसरा है आपका स्वस्थाने। अब पर स्थाने में ऐसी मृदाओं को काउंट किया जाता है जो सामान्यतः किसी दूसरे क्षेत्र से अपवाहित होकर के, जिसमें हम कह सकते हैं चाहे हवा का कारक रहा हो, चाहे हिम का रहा हो, चाहे जल का कारक रहा हो, तो अपर्दन के कारकों से अपन कह रहे हैं कि अपर्दन के कारकों से मृदा बह करके दूसरे क्षेत्रों में जाकर के जमा हो रही है। तो पर स्थाने में जैसे हम कह सकते हैं कि इसमें जलोढ़ मृदा आएगी, जलोढ़ आ गई। दूसरा हमने कहा इसमें पर्वतीय आ गई। तीसरा हमने माना इसमें मरुस्थलीय टाइप की मृदा आ गई। जबकि स्वस्थाने में इस मृदा का विकास उन्हीं क्षेत्रों में हो रहा है जहां वर्तमान में यह पाई जा रही है। तो वर्तमान में ये जो मृदाएं पाई जा रही हैं अर्थात वो कटिबंध, ठीक है ना, जिसको हम कह सकते हैं कि अंतःकटिबंधीय क्षेत्र। तो ये कटिबंधीय क्षेत्रों में जिसमें हम कह सकते हैं कि लैटेराइट मृदा, हमने कहा काली मृदा, ये ऐसी मृदा हैं जो उन्हीं क्षेत्रों में विकसित हो रही हैं। जैसे लाल मृदाएं, तो भौतिक कारकों के कारण ये सारी चीजें वहां, या अपन कहें कि जिस क्षेत्र में ये मृदाएं पाई जा रही हैं वहां भौतिक और रासायनिक कारकों ने इनको अपघटित किया और वर्तमान में यह मूल स्वरूप में यहां दिखाई देने लगती हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका कि भारतीय मृदाओं को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए कि हम बात करें कि भारतीय मृदाएं, तो सामान्यतः भारतीय मृदाओं को 8 भागों में बांटा जाता है। भारतीय मृदाओं को 8 भागों में बांटा गया है। और सबसे पहले हम लेते हैं मृदाओं में पहला जलोढ़ मृदा। जलोढ़, इसको सामान्यतः हम दोमट नाम से जानते हैं। एक चीज याद रखेंगे कि दोमट जो मृदा है यह मृदा का प्रकार ना हो करके एक गुण होता है। तो दोमट जो है एक मुख्य रूप से मृदा का गुण है, जिसमें हम कह सकते हैं कि सर्वाधिक उपजाऊ जो मृदा होती है, ठीक है ना, उसको हम दोमट के रूप में काम में ले रहे हैं। इसके अन्य नामों में हम कहें जैसे कांप, कछारी, जलोढ़ या दोमट मिट्टी। तो सामान्यतः इस मृदा को कांप, कछारी और जलोढ़ के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी यह परस्थानीय मृदा है। कैसी मृदा है? परस्थानीय। अभी अपन ने बात की कि दूर क्षेत्रों से अपवाहित, जैसे जलोढ़ की बात करें तो जलोढ़ जल के साथ लुढ़ककर या बहकर किसी अन्यत्र स्थान से आकर के जमा की गई हो, तो यह कौन सी मृदा हुई? अकटिबंध नाम दे रहे हैं हम उसको, अकटिबंधीय मृदा, अकटिबंधीय मृदा। दूसरा, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जा रही है। तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मृदा है और लगभग यह 43% भाग पर, 43% भाग पर आपके जलोढ़ मृदा का विकास है। दूसरी जो जलोढ़ मिट्टी है या दोमट मिट्टी है, अगर इसमें बात करें तो देखिए सामान्यतः नदी के निक्षेपण से निर्मित हुई है। किससे निर्मित हुई है? नदी के निक्षेपण से। तो हमने लिखा नदी
निक्षेप से या नदी निक्षेपण से इस मृदा का विकास हुआ है। सामान्यतः इस मृदा में दोमट जो मिट्टी है, इस दोमट में बालू के कण, बालू कणों की जो मात्रा है लगभग 40% तक बालू के कण होते हैं। इसके अलावा चिकने कण होंगे और चिकने जो कण हैं आपके, ये भी लगभग 40% है। अब इसके बाद में तीसरा पदार्थ होता है इसमें, जिसको आप कह सकते हैं सिल्ट, या हम उसको कहते हैं कि गाद होता है, ठीक है ना, सिल्ट या गाद। और ये लगभग होता है आपके 20%। तो कुल मिला के जो अंश हुए 100% हो गया। तो दोमट मृदा में बालू के कणों का प्रतिशत 40, चिकनी कणों का या चिकनी मिट्टी के जो कण हैं उनका प्रतिशत 40, और आपका जो गाद है इसका 20% भाग पाया जाता है। सामान्यतः जलोढ़ मृदा का रंग, तो जो जलोढ़ मिट्टी होती है, अगर हम इसके रंग की बात करें तो हल्के धूसर से राख धूसर, हल्के धूसर रंग से राख, हल्के धूसर से राख धूसर के रूप में हम इसको कह रहे हैं, राख धूसर के रूप में इसका सामान्यतः रंग पाया जा रहा है। और अन्य विशेषताओं में गठन जो है इसका, जो बलुई से लेकर के, क्योंकि बालू के कण थे इसमें, ठीक है ना, और दूसरे कण कौन से हैं, चिकने, तो बलुई से चिकनी, इसका गुण होगा कि बलुई से लेकर के चिकनी मृदा का जो गुण है सामान्यतः इसमें पाया जा रहा है। और इसके विस्तार की बात करें तो देखिए, जो मृदा है यहां आपका देखिए मैप की ओर कि पंजाब से लेकर के असम तक के भाग में, पंजाब से लेकर के असम तक के भाग में आपको कौन सी मृदा का विस्तार मिल रहा है, जलोढ़ मृदा का। इसके अलावा ये जो आपका पूर्वी तट है जिसमें नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी नदियों का जो घाटी वाला क्षेत्र है, साथ ही वहां का आपका जो क्षेत्र है कि हम कह सकते हैं मुहाने वाला भाग, वहां सामान्यतः जलोढ़ दोमट मृदा पाई जाती है। और इसकी उर्वरकता की बात करें तो सामान्यतः यह एक उर्वरक मृदा है, सबसे ज्यादा उपजाऊ है। इस कारण से इसमें सघन कृषि की जाती है। सघन कृषि, सघन कृषि जहां हो रही है उन क्षेत्रों में सामान्यतः जन घनत्व या जनसंख्या घनत्व भी अधिक पाया जाता है, जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। या आप ये भी कह सकते हैं अधिक जनसंख्या घनत्व होगा तो कहां पाया जाता है कि नदी घाटी वाले क्षेत्रों में सामान्यतः जनसंख्या का जमाव अधिक होता है। इस कारण से यहाँ हम कह रहे हैं कि उर्वरक मृदा है और लोगों को भोजन आसानी से उपलब्ध हो रहा है, अर्थात यहाँ एग्रीकल्चर का विकास हुआ है। और एग्रीकल्चर में भी यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ सघन कृषि का विकास हुआ है। नेक्स्ट आता है इसमें कि पोटास, फास्फेट, अम्ल, चूना जैसे पदार्थों की तो क्या है अधिकता, तो पोटास, फास्फोरस, चूना जैसे तत्व तो अधिक मात्रा में पाए जा रहे हैं, लेकिन इस मृदा में सामान्यतः नाइट्रोजन और ह्यूमस, नाइट्रोजन तथा ह्यूमस जैसे तत्वों की कमी पाई जा रही है। तो उपयुक्त में कहें कि पोटास, फास्फोरस, चूना जैसे पदार्थ हैं इनकी अधिकता है, लेकिन नाइट्रोजन और ह्यूमस तत्वों की सामान्यतः इस मृदा में कमी पाई जाती है। इसका एरिया हो गया कि आपका ब्रह्मपुत्र गंगा का मैदान हो गया, इसके अलावा आपका गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, महानदी है, उनकी घाटी वाले क्षेत्रों में। तो सामान्यतः ये जो देखिए आप एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंतर्गत आपके इस प्रकार की मृदा का विकास हुआ है। नेक्स्ट अब हम लेते हैं आपके मृदा दूसरी, या अपन कहें कि इसी मृदा में अगर एक स्पेशलाइजेशन देखा जाए तो देखिए 85 डिग्री पूर्वी देशांतर है। यहां सामान्यतः 85 डिग्री पूर्वी देशांतर की बात करें तो 85 डिग्री पूर्वी देशांतर,
इस पूर्वी देशांतर से पश्चिमी भाग में और पूर्वी भाग में दो भिन्न गुणों वाली मृदा पाई जा रही है, ठीक है ना। तो पश्चिमी भाग में तो कौन सी पाई जा रही है, शुष्क मृदा, शुष्क मृदा, जबकि पूर्वी भाग में आपके में आर्द्र मृदा पाई जा रही है, आर्द्र मृदा। तो 85 डिग्री पूर्वी देशांतर से पूर्व में जाने पर आर्द्र मृदा का विकास हुआ है, या हम कह सकते हैं आर्द्र जलोढ़ का विकास हुआ है, जबकि पश्चिमी दिशा में आपके शुष्क जलोढ़ मृदा का विकास हुआ है। तो शुष्क मृदा है, इसको अगर हम कहें कि ये बांगर का रूप है, किसका है, बांगर का। और पूर्वी भाग में जो आर्द्र मृदा है, इसको हम कह रहे हैं कि यह खादर का प्रतिरूप है। तो बांगर प्राचीन जलोढ़क है, इसको कहा हमने प्राचीन जलोढ़क, और खादर को हमने कहा कि नवीन जलोढ़क है, यह नवीन जलोढ़क के रूप में जानी जाती है। तो सामान्यतः इसके अलावा जो बांगर क्षेत्र होता है, उस बांगर क्षेत्र में, या हम कहें कि पश्चिम वाले भाग में अगर बात करें, तो अत्यधिक सिंचाई के कारण, अत्यधिक सिंचाई के कारण जो पोषक तत्व होते हैं वह भूमि के ऊपरी भाग में, या अपन कहें कि ऊपरी भाग में आकर के जमा हो जाते हैं, और जिसको हम कह रहे हैं कि उसको रेह, कल्लड़, या हम कहें कि रायड़ के नाम से उनको जाना जाता है। और सामान्यतः रेह, कल्लड़ या रायड़ के नाम से जिस भूमि को जान रहे हैं, या अपन कहें कि भूमि में इस प्रकार के तत्वों को अगर हटाया जाए या कम किया जाए उनके प्रभाव को, तो हमें किसका उपयोग करना पड़ेगा, जिप्सम से उपयोग, जिप्सम के उपयोग से इस प्रकार की मृदाओं को उपजाऊ बनाया जा सकता है। तो ये हो गया आपका जलोढ़, दोमट। सामान्य जलोढ़ दो प्रकार का है, ठीक है ना, जिसको हम कह रहे हैं खादर और बांगर के रूप में। और एरिया हमने देखा कि पूर्वी जो क्षेत्र है आपका तटीय मैदान वाला भाग हो गया। दूसरा, इसी के साथ अगर हम बात करें तो आपका गंगा नदी का क्षेत्र हो गया। गंगा के बाद में आपका ब्रह्मपुत्र नदी घाटी का क्षेत्र हो गया। 85 डिग्री पूर्वी देशांतर से अगर हम पूर्व की बात करें तो सामान्यतः जो मृदा का प्रकार पाया जा रहा है, यहाँ मृदा का प्रकार कौन सा है, तो यहाँ जो मृदा का प्रकार विकसित हुआ है वो खादर, और पश्चिम में जो विकास हुआ है वो शुष्क, या हम कहें कि बांगर प्रकार की मृदा का विकास हुआ है। दूसरी लेते हैं हम लाल पीली मृदा। लाल पीली मृदा, देखिए ये जो लाल पीली मृदा है सामान्यतः ये कटिबंधीय मृदा है। कैसी है, कटिबंधीय, जबकि जलोढ़ कौन सी थी, अकटिबंधीय, और लाल पीली मिट्टी है कटिबंध, उन्हीं क्षेत्रों में विकसित हुई है जहां वर्तमान में पाई जा रही। तो हम इसको कह रहे हैं कि कटिबंधीय मृदा है, कटिबंधीय मृदा है। दूसरा, हमने कहा कि सामान्यतः यह मृदा जलवायु और कटिबंध के प्रभाव से विकसित हो रही है, कि वहां की क्लाइमेटिकल कंडीशंस ऐसी हैं जिन्होंने इस प्रकार की मृदा का विकास किया है। तो हम कहें कि स्थानीय रूप से कि वहां की जलवायु प्लस कटिबंध, जलवायु प्लस कटिबंध के सम्मिलित प्रभाव के कारण लाल पीली मृदा का विकास हुआ है, और यह मृदा भारत की सबसे प्राचीन मृदा मानी जाती है। यह मृदा भारत की सबसे प्राचीन मृदा है, सबसे प्राचीन मृदा है। जबकि सबसे नवीन की बात करें तो आपके जो खादर मृदा है, ठीक है ना, या हम कहें जलोढ़ मृदा सबसे नवीन होती है, और सबसे प्राचीन मृदा की बात करें तो आपके कौन सी मृदा हो गई सबसे प्राचीन, लाल जो मिट्टी होती है यह सबसे प्राचीन मृदा की श्रेणी में आती है। अब इसका लाल रंग किस कारण से होता है, तो देखिए फेरस ऑक्साइड, किसके कारण, फेरस ऑक्साइड की भूमि के अंदर, हमने कहा कि ये भूमि और यहाँ लोहा का अंश पाया जा रहा है, ठीक है ना। वर्षा हो गई, अब वर्षा के कारण जल इसके चारों ओर पहुंच गया, या हम कहें कि जो लोहा है, आयरन है, उसके चारों ओर जल स्थापित हो गया।
अब इसका O2 से संपर्क हट गया, O2 से संपर्क हट गया तो ऑक्सीजन के अभाव में लोहा एक क्रिया करेगा जिसको हम कह रहे हैं कि फेरस ऑक्साइड की क्रिया कर रहा है, या हम आयरन ऑक्साइड कह रहे हैं कि आयरन ऑक्साइड की क्रिया करेगा और लोहे में सामान्यतः इसके कारण क्या हो जाएगा, इस मृदा का रंग लाल हो जाएगा, या अपन कह सकते हैं कि फेरस ऑक्साइड के कारण। तो मृदा का रंग लाल किसके कारण हुआ, फेरस ऑक्साइड के कारण, फेरस ऑक्साइड। जबकि हमने कहा कि मृदा का रंग पीला क्यों हुआ, तो सामान्यतः मृदा का जो रंग पीला बनता है उसके पीछे क्या है, जल योजन, या हम कहें कि हाइड्रेशन के कारण मृदा का रंग कैसा हो जाता है, पीला। तो लाल रंग का कारण क्या हुआ कि लाल रंग का कारण है कि फेरस ऑक्साइड की क्रिया हो रही है, और पीले रंग का कारण है कि जल योजन या हाइड्रेशन का कार्य हो रहा है, जिसके कारण मृदा का रंग पीला हो गया। अब हम इसके निर्माण की बात करें तो देखिए, प्राचीन ग्रेनाइट नीस जैसी चट्टान है, तो प्राचीन जो आपके चट्टान है जिसमें ग्रेनाइट हो गया, नीस हो गया, ठीक है ना, तो ग्रेनाइट, नीस, शिस्ट तथा कायांतरित शैल, ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट जैसी क्या हैं, शैलें हैं। और इन शैलों के टूटने से, ठीक है ना, इन शैलों के चूर्ण बनने के बाद में, ठीक है ना, तो इस प्रकार की मृदाओं का विकास हुआ है। और सामान्यतः इस प्रकार की जो मृदा है वो कहाँ पाई जा रही है, देखिए कि पश्चिमी घाट में एक लंबवत पूर्वी पट्टी के रूप में पाई जा रही है, पश्चिमी घाट में एक पट्टी के रूप में। इसके अलावा जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार वाला भाग है, जिसको हम कह रहे हैं कि दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारी भागों में सर्वाधिक मात्रा में लाल पीली मृदा पाई जाती है, या हम कहें कि दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारी भाग में सबसे ज्यादा है। और पर्टिकुलर स्थान की बात करें तो देखिए तमिलनाडु वाले भाग में, तो सर्वाधिक विस्तार कहाँ है इसका, सर्वाधिक विस्तार तमिलनाडु में है, तमिलनाडु वाले भाग में सर्वाधिक मात्रा में इस मृदा का विकास हुआ है। इसके अलावा यह जो मृदा है सामान्यतः अम्लीय गुणों वाली होती है, तथा इसके पोषक तत्वों की बात करें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है ना, एवं ह्यूमस जैसे तत्वों की क्या पाई जा रही है, कमी पाई जा रही है। जबकि इस मृदा में गेहूं, दाल, तंबाकू आदि उत्पादित करके या उनका उत्पादन किया जा सकता है, जो इस मृदा के लिए सबसे उपयुक्त फसलें मानी जाती हैं, ठीक है ना। तो ये लाल पीली मिट्टी का क्षेत्र हो गया जिसको हम कह रहे हैं, देखिए लाल पीली जो पठारी वाला भाग है, इसके अलावा पूर्वोत्तर पहाड़ियां हैं, ठीक है ना, तो पूर्वोत्तर भारत में इस पार्ट्स में पाए जा रहे हैं। इसके अलावा दक्षिण की ओर एक पट्टी के रूप में इस मृदा का विकास हुआ है। नेक्स्ट, इस मृदा के बाद हम बात कर रहे हैं काली मिट्टी की। तो देखिए काली मिट्टी में कि काली मिट्टी का विकास किस क्षेत्र में हुआ है, ठीक है ना, तो काली मृदा काली मृदा को विभिन्न नामों से जाना जा रहा है। जैसे हमने कहा कि काली मिट्टी का जो नाम है, इसके साथ ही हम इसको कह रहे हैं कि काली जो मृदा है इसका विकास हुआ है। देखिए कि विकास के पीछे कई कारक रहे हैं, और उन कारकों की बात करें तो देखिए दरारी उद्भेदन हुआ था एक, ठीक है ना, एक बेसाल्ट अपन कहते हैं क्रिटेशियस काल में, तो दरारी उद्भेदन हुआ।
अब दरारी उद्भेदन से जो लावा निकला यहां आकर के जमा हो गया। तो ये लावा बार बार जब निकला तो यहां ट्रैप का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया? ट्रैप का निर्माण हो गया। जब लावा बार बार किसी स्थान पर निकल करके आके जमा हो रहा है, सामान्यतः लावा पतला है तो पतले लावा से हमने कहा कि पठार का निर्माण हो रहा है, जबकि जो गाढ़ा लावा होता है उससे हमने कहा कि पर्वतीय भाग का निर्माण हो रहा है। तो जो लावा पतला था वो यहाँ करके जमा हो गया, फिर कुछ वर्षों बाद, हजारों, ठीक है ना, दोबारा से उद्गार हुआ और दरारी उद्भेदन हुआ। एक चीज याद रखेंगे कि ये जो काली मृदा का जो क्षेत्र है ये दरारी उद्भेदन से है, दरारी उद्भेदन, ठीक है ना। अब यहाँ जो लावा जमा हुआ उसको हम कह रहे हैं कि बेसाल्ट लावा है, बेसाल्ट लावा। धीरे धीरे कालांतर में इसमें भौतिक अपक्षय हुआ, चट्टानें बार बार फैली, संकुचित हुई और कमजोर हो गई। इसके बाद यह वर्तमान में ये जो लावा का क्षेत्र है वर्तमान में एक सामान्य मैदान के रूप में जाना जाता है, क्योंकि बेसाल्ट का क्या हो गया? विखंडन हो गया, बेसाल्ट टूट गया, ठीक है ना। तो ये सबसे प्रमुख कारण था कि बेसाल्ट जो है वो टूटा और वर्तमान में काली मृदा के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। सामान्यतः इस मृदा का जो काला रंग है उसको हम कह रहे हैं कि टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट, ठीक है ना। तो एक लोह होता है, लोहंस, तो लोहे का टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट नामक तत्व के कारण इस मृदा का रंग कैसा हो गया है? काला, ठीक है ना। तो टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण इस मृदा का सामान्य जो रंग है वो काला पाया जाता है। इसके अलावा इसको दक्षिणी भारत में रैगुर के नाम से जाना जाता है, रैगुर, ठीक है ना। तो रैगुर भी कह रहे हैं हम इस मृदा को। इसके अलावा इसको हम कपासी मृदा कह रहे हैं, कपासी मृदा, तथा इसको हम कह रहे हैं कपास की काली मिट्टी, या हम इसको कहते हैं कॉटन सॉइल, कॉटन सॉइल। इसके अलावा इस मृदा में जो गुण है वो उष्ण कटिबंधीय चरनोजम, ठीक है ना। तो उष्ण कटिबंधीय चरनोजम मिट्टी के गुण हैं, तो हम दूसरा नाम ले रहे हैं कि उष्ण कटिबंधीय चरनोजम मृदा है ये। तो इसी एक मृदा के सामान्यतः नाम देखें तो कई नामों से इस मृदा को जाना जा रहा है। इसके अलावा इसको ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ के नाम से भी जाना जाता है, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ। यह सामान्यतः काली मृदा के नाम हैं जिनसे हम इसको पुकारते हैं। यूपी में इस मृदा को करेल कहा जाता है। इसके अलावा इसको कई स्थानों पर स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है, स्वतः जुताई वाली मृदा, क्योंकि इस मृदा का जो मूल गुण है, ठीक है ना, कि इस मृदा के जो कण होते हैं वो बारीक होते हैं, और कण बारीक होने के कारण जैसे ही इसमें थोड़ा जल डालते हैं ये एकदम चिपचिपी हो जाती है, ये गीली हो जाती है, ठीक है ना। तो ये चिपचिपी हो जाती है। तो हम कहें सामान्यतः कि भीगने पर चिपचिपी, जबकि सूखने पर इस मृदा में दरार आ जाती है। क्या आ जाती है? दरारें। और देखने से ऐसे लगता है कि जैसे खेत की जुताई की गई हो, जैसे खेत की जुताई की गई हो, क्योंकि जो कण हैं भीगने पर फूल गए थे, लेकिन जैसे ही मृदा में शुष्कता आएगी, मृदा सूखेगी, वो जो फूले हुए कण हैं मूल रूप से वो संकुचित हो गए। अब मृदा जब संकुचित हुए तो बीच में से उन्होंने रिक्त स्थान छोड़ दिया, तो एक लंबी दरारें बन जाती हैं इस मृदा के अंतर्गत। दूसरा इसका एक गुण है कि ये इस मृदा में जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक।
जबकि जल ग्रहण क्षमता की बात करें, जल ग्रहण क्षमता इसमें कम होती है कि कम जल है उसी में अधिक लंबे समय तक इसमें नमी बनी रहती है। इसी कारण से जो शुष्क कृषि होती है, शुष्क कृषि के लिए सबसे उपयुक्त जो मृदा है उसको हम कह रहे हैं काली मृदा, अर्थात यह शुष्क कृषि के लिए सबसे अच्छी मृदा मानी जाती है। ठीक है ना, क्योंकि इसकी नमी जो होती है वो एक लंबे समय तक बनी रहती है। इसके अलावा इसमें जो कुछ तत्व हैं, जैसे हमने कहा पोटाश, हम कह रहे हैं कि पोटाश, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, पोटाश, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम जैसे तत्वों की अधिकता, लेकिन नाइट्रोजन जैसे तत्वों की सामान्यतः कमी पाई जाती है। और विस्तार की दृष्टि से देखें तो भारत में इस मृदा का तीसरा स्थान है, भारत में इस मृदा का तीसरा स्थान है। और सामान्यतः देखिए ये काली मृदा का चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। और इसमें भी अगर हम बात करें कि सर्वाधिक जो विकास हुआ है इस मृदा का वो महाराष्ट्र ट्रैप या महाराष्ट्र का जो पठारी भाग है उस पठार के उत्तरी पश्चिमी भाग में हुआ है, ठीक है ना। तो महाराष्ट्र पठार के उत्तरी पश्चिमी भाग में इस प्रकार की मृदा का विकास हुआ है, जिसमें हम सामान्यतः देखिए अगर काउंट करें तो मालवा का पठार, मालवा पठार तो पहली बात कहां पाई जा रही है, मालवा पठार। इसके अलावा गुजरात वाले भाग में, गुजरात, साथ ही कर्नाटक, बेंगलोर और मैसूर का पठार, कर्नाटक में बेंगलोर और मैसूर का पठार, गुजरात का ये क्षेत्र है। आप देखिए इसको हम कह रहे हैं काठियावाड़, गुजरात के काठियावाड़ में, कर्नाटक के मैसूर में, ठीक है ना। साथ ही इस मृदा में आंध्र प्रदेश व तेलंगाना का पठार, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना के पठार वाले भाग में। इसके अलावा छोटा नागपुर का, यहाँ राजमहल पहाड़ियाँ हैं, छोटे नागपुर की राजमहल पहाड़ी के क्षेत्रों में इस प्रकार की मृदा का विकास हुआ है। तो सामान्यतः अगर देखें कि काली मृदा है, तीसरी मृदा है, इसको बहुत सारे नामों से जाना जा रहा है। नामों से जाना जाने के पीछे बहुत सारे कारक रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि काली मृदा लोहे के टाइटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण इस मृदा का रंग कैसा हो गया है, इस मृदा का रंग सामान्यतः काला हो गया है, ठीक है ना। अब दूसरी चीज है कि कपास की मिट्टी, क्योंकि यह मृदा सर्वाधिक मात्रा में जो उपयुक्त रहती है वो कपास के लिए रहती है, इसलिए इसको हमने कॉटन सॉइल या कपास की मृदा के नाम से जाना जाता है। तो कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि कपास की मृदा किसे कहते हैं, तो आप देख सकते हैं कि हम काली मृदा को कपास की मृदा कह रहे हैं, या कई बार ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ के नाम से भी जाना जा रहा है। तो इस प्रकार के आपके क्वेश्चन बनते हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि काली मृदा पर जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और इनके आधार से इसमें से अगर सॉइल में से क्वेश्चन आता है तो या तो लाल मृदा में से पूछने की संभावना ज़्यादा रहती है, या फिर आपके काली मृदा में से पूछने की संभावना ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट देखिए, अब है आपके लैटेराइट मृदा, ठीक है ना, लैटेराइट। लैटेराइट मृदा सामान्यतः लैटेराइट जो शब्द है, लैटेराइट जो शब्द है इसकी बात करें तो लैटिन भाषा का, लैटिन भाषा का एक शब्द है लैटर, और इस लैटर का अर्थ होता है ईंट। लैटर का जो अर्थ होता है उसको कह रहे हैं हम कि ईंट जैसा। सामान्यतः ईंट का जो गुण होता है कि सूखने पर यह कड़ी या अपन कहें कि पथरीली हो जाती है। तो सूखने के बाद कड़ी या पथरीली तथा भीगने पर सामान्यतः यह गीली के रूप में या अपन कहें कि चिपचिपी के रूप में होती है, ठीक है ना। तो सामान्यतः यह सूखने पर कठोर हो जाती है या पथरीली हो जाती है, और इस मृदा का जो विकास जो उपयोग है वो मकान बनाने के लिए किया जाता है। कारण मृदा सूखने पर
कठोर, या अपन कहें कि पथरीली हो रही है। कैसी हो रही है? पथरीली मृदा हो रही है। नेक्स्ट, इस मृदा का विकास मानसूनी जलवायु व शुष्कता के कारण हुआ है। ठीक है ना? तो मानसूनी जलवायु व शुष्कता के क्रमिक विकास से, के क्रमिक की बार, देखिए मानसून ऋतु आई, फिर शुष्कता आई, मतलब आर्द्रता है फिर शुष्कता है, उसके बाद फिर आर्द्रता आएगी। तो बार बार, अर्थात हम कहें कि मानसूनी और शुष्कता, आर्द्र और शुष्क, आर्द्र और शुष्क, ये प्रोसेस लगातार रहता है। अर्थात अपन दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि उच्च ताप, शुष्क रह रहा है तो उच्च ताप है, उच्च ताप, तथा मानसून काल में क्या रह रहा है? उच्च आर्द्रता। तो उच्च ताप और उच्च आर्द्रता के कारण, या उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता के परिणाम स्वरूप जो मृदा का विकास हुआ है, उसको हम कह रहे हैं कि यह लैटेराइट मृदा है। क्या है? लैटेराइट मृदा। सामान्यतः इस मृदा में सिलिका और आयरन जैसे तत्व, सिलिका तथा आयरन तत्वों की अधिकता होती है, तत्वों की अधिकता पाई जा रही है। लेकिन ह्यूमस जैसे पदार्थों की सामान्यतः कमी पाई जा रही है। तो इस मृदा में सिलिका और आयरन जैसे तत्व हैं, लेकिन ह्यूमस की कमी है। सामान्यतः लैटेराइट मृदा को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। जैसे गहरी लैटेराइट, नंबर 1 लिखा हमने, गहरी लैटेराइट, यह सर्वाधिक उपयोगी होती है। यह मृदा सर्वाधिक उपयोगी कह सकते हैं हम, क्योंकि ये जो मृदा है सबसे अच्छी मृदा भी होती है। ठीक है ना? एक इसका एक रूप और होता है, अगर हम बात करें कि सामान्यतः गहरी लैटेराइट, क्योंकि इसमें लौह ऑक्साइड अधिक होता है। ठीक है ना? लौह ऑक्साइड। और अगर इससे भी बेस्ट क्वालिटी की बात करें, ठीक है ना, तो ये सबसे अच्छी है, लेकिन इससे भी जो अच्छी मृदा होगी उसको हम कह रहे हैं भूजलीय लैटेराइट। और तीसरी जो मृदा है इसको हम कह रहे हैं कि श्वेत मृदा या श्वेत भूरी लैटेराइट। ठीक है ना? तो यह कम अच्छी है, या अपन कहें कि कम उर्वरकता वाली है। कम उर्वरकता किसमें है? श्वेत या भूरी लैटेराइट में। उससे ज्यादा जो उर्वरकता है वो गहरी लैटेराइट में। और अपन सर्वाधिक मात्रा की बात करें, अधिकतम इस मृदा में, लैटेराइट में ही 3 टाइप हैं। सबसे घटिया किस्म हो गया श्वेत भूरी, अच्छी किस्म हो गया आपका गहरी लैटेराइट, लेकिन सर्वोत्तम किस्म की बात करें तब आपके भूजलीय लैटेराइट आएगी। ठीक है ना? और कर्नाटक एवं केरल के भागों में, कर्नाटक देखिए आपके जो लैटेराइट मृदा का क्षेत्र है वो इस प्रकार से, यह है लैटेराइट। ठीक है ना? इन क्षेत्रों में लैटेराइट मृदा पाई जा रही है। और लैटेराइट मृदा की अगर हम बात करें तो आपको देखो मैप में स्पष्ट दिख रही है कि कौन से क्षेत्र के अंतर्गत है। सामान्यतः जो लैटेराइट है इस मृदा में केरल और कर्नाटक के क्षेत्रों में चाय एवं कॉफी का उत्पादन किया जाता है। तो चाय और कॉफी का उत्पादन हो गया। नेक्स्ट, इसके अलावा इस मृदा की और भी अगर बात करें कि ह्यूमस की कमी क्यों होती है। देखिए यहाँ तापमान ज़्यादा है लेकिन आर्द्रता भी ज़्यादा है। ठीक है ना? तो सोचिए आर्द्रता ज़्यादा है तो वनस्पति तो खूब विकसित हो जाएगी, लेकिन फिर भी तो वनस्पति का जो अंश होता है वही तो ह्यूमस बन रहा है, लेकिन यहाँ फिर भी ह्यूमस की कमी है। इसका कारण है कि उच्च तापमान में, सामान्यतः उच्च तापमान में आसानी से पनपने वाले जीवाणु जो ह्यूमस को नष्ट करते रहते हैं, कि यहाँ तापमान ज़्यादा है इसलिए ऐसे जीवाणु विकसित होते हैं जो ह्यूमस को भोजन के रूप में काम में लेते हैं।
तो वो जो जीवाणु है वो इस ह्यूमस को नष्ट कर देता है, ठीक है ना। तो ह्यूमस की कमी का कारण यह है, ना कि वहां कहें कि वनस्पति, तो वनस्पति तो खूब सारी है, लेकिन प्रॉब्लम कहां है, अत्यधिक तापमान के कारण यहाँ किसका विकास हुआ कि यहाँ जीवाणु विकसित हो गए, और वो किसको काम में ले रहे हैं, वह ह्यूमस को काम में ले रहे हैं। नेक्स्ट ले रहे हैं हम शुष्क मृदाएं। देखिए शुष्क मृदा, शुष्क मृदाएं, शुष्क मृदा को सामान्यतः हम मरुस्थलीय मृदाएं भी कहते हैं। ये कौन सी मृदा है, मरुस्थलीय, ठीक है ना, मरुस्थलीय के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब मरुस्थलीय मृदाओं में देखिए कि अत्यधिक तापमान व शुष्क जलवायु प्रदेश, देखो अत्यधिक तापमान प्लस शुष्क जलवायु, शुष्क जलवायु, ठीक है ना। अब शुष्क जलवायु में हम कह रहे हैं कि वर्षा कम है, या अपन दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में वर्षण की अपेक्षा वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है। तो वर्षण तो कम है लेकिन वाष्पोत्सर्जन ज्यादा है। इसका मतलब यहां मृदा की जो नमी है वो धीरे धीरे करके क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और इस मृदा में कैल्शियम, लोहा तथा फास्फोरस, कैल्शियम, लोहा और फास्फोरस जैसे तत्वों की क्या होती है, अधिकता होती है, ठीक है ना। जैसे तत्वों की पर्याप्त मात्रा में पाए जा रहे हैं, अपन ऐसे भी कह सकते हैं। दूसरा नाइट्रोजन एवं ह्यूमस, नाइट्रोजन और ह्यूमस की क्या पाई जा रही है, कमी पाई जा रही है। तो कैल्शियम, लोहा, फास्फोरस तो अधिक मिल रहे हैं, लेकिन नाइट्रोजन और ह्यूमस जैसे पदार्थ हैं वो कम पाए जा रहे हैं। और इस मृदा का जो विस्तार है, देखिए इस भाग में जिसको हम कह रहे हैं कि पश्चिमी राजस्थान, पंजाब का कुछ भाग, हरियाणा का एवं गुजरात के कुछ भागों में इस प्रकार की मृदा पाई जा रही है। और इस शुष्क मृदा में देखिए ज्वार, बाजरा, रागी या अपन कह सकते हैं मोटे अनाजों का उत्पादन हो रहा है। मोटे अनाज का इसमें क्या किया जा रहा है, उत्पादन किया जा रहा है। इस मृदा का विकास शुष्क क्षेत्रों में हुआ। साथ ही अगर दूसरी बात करें तो देखिए जल ग्रहण क्षमता, इस मृदा की जल ग्रहण क्षमता की बात करें तो देखिए जल ग्रहण क्षमता कम होती है, जल ग्रहण क्षमता अधिक, जबकि जल धारण क्षमता, जल धारण क्षमता यह कम होती है। जबकि इसका जो गुण है वो काली मृदा के अपोजिट है। याद रखें, काली मृदा में जल ग्रहण क्षमता कम थी, जबकि शुष्क मृदा में जल ग्रहण क्षमता अधिक है। ज्यादा जल को समेट सकती है लेकिन लंबे समय तक आर्द्रता नहीं रहती। इसका कारण क्या है, देखिए आप कि इस मृदा के जो कण है वो सामान्यतः मोटे मोटे होते हैं, ठीक है ना, मोटे मोटे हो गए। अब इसमें जल जाएगा तो ज्यादा स्पेस है इसलिए अधिक जल चला गया, तो जल ग्रहण तो अधिक कर लिया इसने, जल ग्रहण अधिक कर लिया। लेकिन जैसे ही सूर्य का प्रकाश आएगा तो बीच में स्पेस है, सूर्य का प्रकाश अधिक गहराई तक चला गया और जल्दी वाष्पोत्सर्जन, वाष्पन हो गया इसका, ठीक है ना। तो लंबे समय तक जल नहीं रुक रहा है, तो हम कह रहे हैं कि जल ग्रहण ज्यादा जल आ रहा है, लेकिन कणों मोटे होने के कारण परस्पर दूर दूर होते हैं, इसलिए सूर्य का